तो क्या है, मानव विकास सूचांक किसने बनाया था? तो यूएनडीपी ने। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबों की रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आंकलित किया था? ठीक है, तो 37.2%। किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो किस अर्थव्यवस्था में जो है क्षेत्र को सार्वजनिक और निजी के आधार पर अलग किया? तो उद्यम, मतलब कि उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम भारत की राष्ट्रीय आय की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि क्षेत्र है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश है बढ़ता जाता है। ठीक है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश जो है एनएसएस की स्थापना कब हुई? तो 1950 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय क्या है? उत्पादन लागत पर निबल देशीय उत्पाद। तो राष्ट्रीय आय क्या है? उत्पादन लागत पर निबल देशीय उत्पाद। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। हर बार पूछता है क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लो। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा की सबसे अधिक है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य जो है वो है बिहार। ठीक है, फिर थोड़ा सा 2 मिनट। हाँ, 1867 से 68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया है दादा भाई नौरोजी ने। किसने निश्चित किया था? अब दादा भाई नौरोजी ने जनगणना करके। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो गोविंद रनाडे ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हिंदू विधि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से। ठीक है, राष्ट्रीय आय से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। आगे हम ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़े थे। भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। आकलन, राष्ट्रीय आय के आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा और बैंकिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो पहला है ग्रेमस। पहला क्या है? ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से। किससे? तो मुद्रा के प्रचलन से। ठीक है, हवाला क्या है? विदेशी मुद्राओं का विनिमय का अवैध कारोबार, मतलब विदेशी मुद्रा आती है किसी भी देश में तो उसका अवैध कारोबार करना, वो हवाला है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाने को कहलाता है विमुद्रीकरण, जो अभी फिलहाल हमारे देश में हुआ था। वो व्यवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति, कि जहाँ जैसे मूल्य गिर गया, अब मूल्य यहाँ गिर गया, ठीक है, और कीमत तो किस चीज़ की बढ़ गई तो उसे हम मुद्रास्फीति कहेंगे। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। मुद्रास्फीति से लाभवंती होता है ऋणी, जो ऋण दिया होता है, उधार दिया होता है, वो ज़्यादा लाभवंती होता है मुद्रास्फीति से। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर बांटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इनमें से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो मुद्रास्फीति की जिसकी मुद्रा पैसे की वैल्यू घट जाएगी और वस्तुएं जो हैं वो महंगी हो जाएंगी और जो ऋण देने वाले हैं वो ज़्यादा लाभवंती हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होता है? तो लेनदार को, जो ऋण लेता है या उधार लेता है। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? तो वह है 806 ईस्वी में। पत्र मुद्रा का मतलब ये समझ रहे हैं, कागज की पैसा। ठीक है, कागज के पैसे की बात हो रही है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।
भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है पेट्रोल के आयात पर। ठीक है। भारत में मुद्रा स्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचांक द्वारा। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति के विधि पर नियंत्रण कर। तो मुद्रा की आपूर्ति की विधि पर अगर हम नियंत्रण कर रहे हैं तो मुद्रास्फीति का अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है। भारतीय मुद्रा को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाया गया है 1993 से 1993 से 94 के केंद्रीय बजट में। ठीक है। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है। सोना और चांदी और सराफा से। गिल्ट बाजार जो है आरबीआई मतलब बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो केंद्रीय बैंक है। ठीक है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था पहले ये बनी कब थी 1935 में 1935 में और 1950 में राष्ट्रीय 1950 में 49 में राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। भारतीय रिजर्व बैंक जो केंद्रीय बैंक है वो सबसे बड़ा बैंक है। भारत में किसके बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो लाइसेंस कौन देता है। तो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक देती है। बैंकों का बैंक इसे ही बोलते हैं। केंद्रीय बैंक यही है। ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो मुंबई में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भारत में करेंसी नोट जारी करता है कौन। भारतीय रिजर्व बैंक। बस सिर्फ एक और सारे नोटों पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का ही साइन होता है। सिर्फ 1 रुपये के नोट पे वित्त मंत्री के साइन होती है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेख वर्षा होता है जुलाई और जून। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्यों का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। तो ये 150 करोड़ का 115 करोड़ का 115 करोड़ का रुपए का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो गवर्नर के। किसके। आरबीआई के। ठीक है। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है आरबीआई लेता है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। तो देवास में। भारत में 20 रुपए एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों पर छपाई किस प्रेस के द्वारा होता है। तो करेंसी नोट प्रेस देवास में होता है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है। भारतीय स्टेट बैंक एक्सबीआई है। व्यावसायिक बैंक सबसे बड़ा कौन है। तो स्टेट बैंक है। और विदेशों में सबसे ज़्यादा इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंक क्योंकि सर्वाधिक शाखाएं मतलब सर्वाधिक शाखाएं जो है वो किस राज्य में है। तो है उत्तर प्रदेश में। पंजाब नेशनल बैंक क्या है। राष्ट्रीयकृत बैंक है। किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत करती हैं। तो यूके में। तो भारतीय बैंकों की भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंकों की है। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की है। भारत में सर्वाधिक शाखाएं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित हुआ था। तो वह कोच्चि में। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला बैंक कौन सा है। तो है नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड बैंक है जो एक बैंक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। आगे थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए। हाँ, अब भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी होना चाहिए। तो निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितने रुपए होने चाहिए। तो 200 करोड़ रुपए होने चाहिए। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1964 में। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है यूटीआई म्यूचुअल फंड संस्था है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आपको बताना है। तो वो है 1956 में भारत में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है। तो है सीबी जो है एक्सचेंज करती है स्टॉक एक्सचेंज करती है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय
बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है 30 अप्रैल 1952 में। शेयर बाजार प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो है सेबी के द्वारा। ठीक है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? तो 24। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो है मुंबई में। कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार के पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक है? तो एसबीआई। मतलब कि वो कौन सा बैंक है जो भारत का जो 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला है? तो वो है एसबीआई। भारत के कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो आरबीआई के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, जो पहले बता चुका हूँ मैं ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय आरबीआई की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय। ठीक है, सरकारी बांडों के द्वारा। ठीक है। सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है ब्याज पर कम दर, ब्याज जो दे रहे हैं उस पर कम दर। आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपना अवैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है। वो अमेरिकी डॉलर के रूप में, वो है पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। तो चैनल बहुत बड़ा हो गया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, और इसका सेकेंड पार्ट जो है कुछ दिनों में हम कल या परसों लाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स की सारे पार्ट करा देंगे। अगर ये हमारी जो नोट्स हैं ये आप पढ़ लें तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इकोनॉमिक्स में आप जितने भी इकोनॉमिक्स के कोई भी गवर्नमेंट ग्रुप सी का हो, ग्रुप डी का हो, ग्रुप बी का हो, ये किसी भी क्वेश्चन कोई भी पेपर आए, आप कम से कम 10 अगर पूछा है तो 8 करके ही आएंगे, मेरी गारंटी है। ओके, थैंक यू। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।